हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझाने वाला हूँ, जो कि सीए फाउंडेशन एनबीए बीकॉम में आती है। यह एक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 3 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट होगी मांग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिमांड। फिर हमारी सेकंड यूनिट होगी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमारी आखिरी और तीसरी यूनिट होगी पूर्ति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मांग के सिद्धांत को ध्यान से समझेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम अपनी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसका में पहला टॉपिक है मांग का अर्थ। दोस्तों, मैं ये समझ के चलूँगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आपने इससे पहले कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूँगा। तो चलिए फिर दोस्तों, मांग का अर्थ समझते हैं। एक निश्चित समय, निश्चित कीमत तथा निश्चित मात्रा पर जब कोई उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तथा खरीदी गई वस्तु मांग कहलाती है। दोस्तों, इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है पर उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो वो वस्तु मांग नहीं कहलाएगी। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये लाइन होती है कि खरीदी गई वस्तु मांग कहलाती है। हमेशा बाज़ार में आप जो भी चीज़ खरीदने जाओगे तो जो आप जिस चीज़ को खरीदोगे वही मांग बनेगी, ना कि आप किसी वस्तु को सोच कर जाते हो और आप उसे नहीं खरीदते हो, तो वो वस्तु कभी भी आपकी मांग नहीं बनेगी। अब हम आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है मांग का निर्धारण यानी डिमांड का निर्धारण कैसे करा जाता है। दोस्तों, इसे निर्धारित करने के बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें से पहला तत्व है वस्तु का मूल्य यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोस्तों, यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, और यदि वस्तु की मूल्य में कमी होगी तो वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो वह उस वस्तु की मांग में कमी लाती है, तथा यदि उस वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो वह उस वस्तु की मांग में वृद्धि लाती है। क्योंकि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य से विपरीत रूप से संबंधित होती है। और इसके बारे में हम डीप से आगे इसके मांग के सिद्धांत में पढ़ेंगे, जो कि इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पर हम खाली इतना समझेंगे कि अन्य बातें क्या होती हैं। अन्य बातों का मतलब होता है जो वस्तु के मूल्य हैं यानी कमोडिटी के जो प्राइस हैं, सिर्फ उसे छोड़कर जो वस्तु की मांग में प्रभाव डालते हैं या वस्तु की मांग को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, सिर्फ वस्तु के मूल्य को छोड़कर उन सभी चीज़ को हम अन्य बातों में रखते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या कमोडिटी। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली वस्तु होती है पूरक वस्तु और दूसरी वस्तु होती है प्रतिस्थापन वस्तु। अब हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। पहले हम जानेंगे पूरक वस्तुओं के बारे में। पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग एक दूसरे के बिना असंभव है, जैसे कार और पेट्रोल। यदि पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता कार की मांग में वृद्धि कर देते हैं। पूरक वस्तु में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। दोस्तों, यानी पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के बिना हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल वाली कार है अगर हमारे पास, तो हमें पेट्रोल वाली कार के लिए पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा तो हम उस कार का यूज़ कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसमें ऋणात्मक संबंध इसलिए पाया जाता है क्योंकि अगर एक की कीमत घटेगी तो ही दूसरे की मांग बढ़ेगी, अगर एक की कीमत नहीं घटी तो दूसरे की मांग कभी भी नहीं बढ़ सकती। अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। यदि चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग में वृद्धि कर देंगे।
प्रतिस्थापन वस्तुओं में धनात्मक संबंध पाया जाता है। दोस्तों प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका यूज़ हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। यदि हमारे घर में कॉफ़ी है और चाय ख़त्म हो गई है तो हम चाय की जगह पे कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। और इसमें धनात्मक संबंध इसलिए पाया जाता है अगर एक की कीमत बढ़ी, यानी दोस्तों अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की भी मांग बढ़ेगी, और अगर चाय की कीमत घटेगी तो कॉफ़ी की भी मांग घटेगी। और दोस्तों इसे आगे मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है उपभोक्ता की आय यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति उसकी आय पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की औसत मौद्रिक आय जितनी अधिक होती है तो मांगी गई मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। यदि उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी वह उतनी ही वस्तुओं की मांग करेगा। यानी दोस्तों अगर कंज्यूमर की आय यानी कंज्यूमर की इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो मांग भी उतनी ज़्यादा ही करेगा। अगर कंज्यूमर की इनकम इतनी कम होगी तो वो उस वस्तु की मांग भी उतनी ही करेगा। जैसे कि आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है उपभोक्ता की रुचि। यानी दोस्तों उपभोक्ता किस वस्तु को ज़्यादा पसंद करता है। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि पर भी निर्भर करती है। उपभोक्ता उन वस्तुओं की ज़्यादा पसंद करेगा जो फैशन में है, ना कि उन वस्तुओं को जो फैशन से बाहर हो गई हैं। यानी दोस्तों उपभोक्ता ज़्यादातर उन वस्तुओं को ही पसंद करते हैं जो फैशन के अंदर हों, जो अभी ट्रेंड में चल रही हों, और जो वस्तुएं फैशन से बाहर हो जाती हैं उपभोक्ता उन वस्तुओं को पसंद करना बंद कर देते हैं। दोस्तों उपभोक्ता की रुचि को कैसे प्रभावित किया जाता है, इसके दो तरीके होते हैं। जिसका पहला प्रभाव होता है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव यानी परफॉर्मेंस इफेक्ट। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि दूसरों को देखकर भी होती है। जैसे यदि किसी के मित्र के पास रंगीन टीवी है तो वह भी यही सोचेगा, यदि मेरा दोस्त इसे खरीद सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं, जिस कारण वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी दोस्तों हम दूसरों को देखकर, या अगर दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है तो हम भी उसे खरीद लेते हैं। यही होता है प्रदर्शन प्रभाव। हम ऐसे भी अपनी रुचि को बढ़ाते हैं। दूसरा प्रभाव है दंभर प्रभाव। इसे स्नोड इफेक्ट कहते हैं और वर्बल इफेक्ट भी इसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु आम हो जाती है लोगों के बीच तो उसकी मांग धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे रंगीन टीवी की जगह एलसीडी की अधिक मांग है, क्योंकि रंगीन टीवी अब आम है। इसे ही वर्बल इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों अगर कोई वस्तु हम सबके बीच आम जैसी हो जाती है, जैसे कि रंगीन टीवी पहले किसी के पास नहीं था तो उसका चलन बहुत ज़्यादा था, फिर वो सबके पास हो गया तो सबने फिर एलसीडी की तरफ अपना रुख कर लिया। यही होता है दोस्तों वर्बल इफेक्ट। जो भी चीज़ें आम होने लगती हैं हम उसे पीछे की साइड छोड़ने लगते हैं और उसकी मांग कम करने लगते हैं। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, उपभोक्ता की प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आशा वर्तमान मांग को कम या ज़्यादा करती है। यानी दोस्तों उपभोक्ता की जो आशा होती है वो वर्तमान मांग पे इफेक्ट डालती है। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो वह वर्तमान मांग में कमी कर देता है। यानी दोस्तों अगर उपभोक्ता को यह लगता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो वो वर्तमान समय में उस वस्तु की मांग में कमी कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर पेट्रोल 12 बजे के बाद से सस्ते होने वाले हैं तो हम आज ना खरीद के उसे कल खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दोस्तों यदि उसे लगेगा कि भविष्य में वर्तमान वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वह वर्तमान समय में वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है। अगर दोस्तों इसका उल्टा हो जाता है, यानी वाइस वर्सा होता है कि यदि वो उसे लगता है कि भविष्य में इसकी कीमत में वृद्धि होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, तो वह वर्तमान मांग में वो वृद्धि कर देता है। जैसे कि अगर हमें पता चलने वाला होता है कि कल पेट्रोल थोड़ा और महंगा होने वाला है तो हम उसकी मांग आज ही बढ़ा देते हैं और आज ही खरीदने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वस्तुओं की मांग को अन्य घटक भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें जनसंख्या का आकार। दोस्तों हमारी जनसंख्या जितनी बड़ी होगी उतने ही लोग उसमें मांग करेंगे, और जनसंख्या हमारी जितनी छोटी होगी उतनी ही कम लोग उसमें मांग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या की संरचना। यानी दोस्तों हमारी जनसंख्या में बूढ़े ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं या जवान ज़्यादा हैं,
जवान में महिलाएं या पुरुष ज़्यादा हैं, इसे ही कहते हैं जनसंख्या की संरचना। अगर दोस्तों हमारी उसमें जनसंख्या में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो हम ज़्यादातर उसमें खिलौने, बेबी फूड्स और टॉफ़ियों की मांग ही अधिक करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्र की आय का उच्च स्तर तथा उनका समान वितरण। यानी दोस्तों अगर हमारी राष्ट्रीय आय, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या की संरचना। यानी दोस्तों हमारी जनसंख्या में बूढ़े ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं या जवान ज़्यादा हैं, जवान में महिलाएं या पुरुष ज़्यादा हैं, इसे ही कहते हैं जनसंख्या की संरचना। अगर दोस्तों हमारी उसमें जनसंख्या में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो हम ज़्यादातर उसमें खिलौने, बेबी फूड्स और टॉफ़ियों की मांग ही अधिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थर्ड, राष्ट्रीय आय का उच्च स्तर तथा उनका समान वितरण। यानी अगर हमारी राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हम उतनी ही मांग कर सकते हैं। तथा उनका समान वितरण, यानी हमारी राष्ट्रीय आय ऊंची तो है, ज़्यादा तो है, पर हमारे यहाँ पर हर लोग की इनकम जो है वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। यानी दोस्तों आप मज़दूर वर्ग में देखोगे तो उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक होती है, और जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी सैलरी 1.5 लाख होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमारे यहाँ पर आय का समान वितरण नहीं है, जिस कारण हम मांग कोई वर्ग कम करता है और कोई वर्ग ज़्यादा करता है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मांग का नियम। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए दोस्तों इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। इसमें है अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। दोस्तों इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि अन्य बातें मैंने आपको पहले ही बताया था कि वस्तु की कीमत को छोड़कर मांग पे जो भी प्रभाव डालते हैं, सिर्फ वस्तु की कीमत को छोड़कर उन सभी चीज़ों को अन्य बातें में रखा जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, चाहे हमारी इनकम हो, चाहे कुछ भी, उन सबको अन्य बातों में रखा जाएगा। इसके आगे है दोस्तों समान रहने पर दोस्तों ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी उसमें। अगर आप किसी भी उसका मांग का अगर नियम लिखोगे तो आपको ये 5 वर्ड लिखने बहुत ज़रूरी हैं। और ये हम अब इसके आगे चलते हैं। यदि वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, यानी दोस्तों अगर वस्तु की प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। और इसके विपरीत यानी वाइसा वर्सा, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। दोस्तों यानी अगर वस्तु के प्राइस ज़्यादा होंगे तो वस्तु की मांग कम होगी, अगर वस्तु के प्राइस कम होंगे तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी। मांग के नियम में ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी दोस्तों अगर वस्तु की मांग को हमें बढ़ाना है तो वस्तु के प्राइस कम करने पड़ेंगे, और अगर हमें वस्तु की मांग को कम करना है तो हमें वस्तु के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। यही होता है दोस्तों विपरीत यानी ऋणात्मक संबंध। अब हम मांग के नियम को एक तालिका द्वारा समझेंगे, जो है वस्तु की कीमत। दोस्तों किसी भी वस्तु की एक कीमत है और वस्तु की मांग, यानी दोस्तों जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है यानी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई, वैसे ही वस्तु की मांग धीरे धीरे घटने लग गई। जैसे कि 10 रुपये की कीमत पर वस्तु की 50 यूनिट की मांग होती थी, फिर जैसे वस्तु की कीमत में 10 रुपये की वृद्धि हुई यानी 20 रुपये हो गई, तो वस्तु की कीमत में भी 10 रुपये की कमी आ गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वस्तु की कीमत 10, 20, 30, 40, 50 हुई, वैसे ही वस्तु की मांग में कमी आती चली गई, 50, 40, 30, 20 हो गई। अब हम मांग के नियम को चित्र की सहायता से भी समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको वस्तु की कीमत मिल रही है जो है 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट वस्तु की मांग मिल रही है जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यानी दोस्तों जैसे ही वस्तु की 10 रुपये कीमत होती है यहाँ पर, वैसे ही वस्तु की 50 मांग हो जाती है। जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ के 20 रुपये होती है, वस्तु की मांग 40 यूनिट की हो जाती है, और जैसे ही ऊपर बढ़ती रहती है वैसे ही वस्तु की मांग धीरे धीरे करके घटती रहती है। यही होता है दोस्तों मांग का नियम। दोस्तों इसी से ही हमारी डिमांड हमारी जनरेट होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये वाली लाइन है
ये वाली लाइन हमारी डिमांड को दर्शाती है। ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ स्लो डाउन रहती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर रहती है। इसे ही हम डिमांड कहते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों मांग तालिका के बारे में। मांग तालिका वह तालिका होती है जो एक व्यक्ति की मांग को दर्शाती है। उस व्यक्ति ने भिन्न भिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी मांग की है। यानी दोस्तों मांग तालिका वह तालिका होती है जो केवल एक व्यक्ति की मांग को ही दर्शाती है और उस व्यक्ति ने उस वस्तु की कितनी कीमतों पर कितनी मांग की है, ये बताती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है बाजार मांग तालिका। दोस्तों बाजार मांग तालिका वह तालिका होती है जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों की मांग को दर्शाया जाता है कि अलग अलग कीमत पर उन दोनों ने या उनसे अधिक व्यक्तियों ने कैसे अलग अलग कीमतों पर उस वस्तु की मांग करी है। इसमें आपको लिखा भी है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मांग वक्र। मांग वक्र वह वक्र होता है जो एक व्यक्ति की मांग तालिका का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण होता है। यानी दोस्तों हम ग्राफ की सहायता से किसी एक व्यक्ति की मांग को दिखाते हैं कि वो किस कीमत पर कितनी मांग कर रहा है। जैसे कि हमने मांग के नियम में वो तालिका और चित्र देखे थे, वैसे ही चित्र को ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण कहते हैं। अब हम आते हैं बाजार मांग वक्र पर। बाजार मांग वक्र वह वक्र होता है जो एक से अधिक व्यक्तियों की मांग तालिका का कुल योग करके उसे ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण करता है। यानी दोस्तों कि एक से अधिक व्यक्तियों की मांग को ग्राफ द्वारा दिखाना ही ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण होता है और ये बाजार मांग में आता है। दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। कल मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लाऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।